जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 के मैथ्स का जो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब हुआ कि एक वीडियो ऑलरेडी इस पे बना हुआ है जिसपे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है। जैसे आप एनसीईआरटी निकालिएगा, देखिएगा बुक को, तो उसमें लगभग 1.5 पन्ना जो है 2.5 पेज जो है आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो उसी को मैंने एक वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में ये जो यूक्लिड साहब थे, यूक्लिड के नाम पर ही हमारा, चूंकि यूक्लिड ने ही सबसे पहली पुस्तक लिखी थी एलिमेंट्स को, जो कि इजिप्ट के गणित के शिक्षक थे। और इजिप्ट में जो आपका एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, वहाँ के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहला पुस्तक एलिमेंट लिखा और पूरी दुनिया को पता चला। इसीलिए ज्योमेट्री के जन्मदाता जो हैं आपका यूक्लिड ही कहलाए। क्योंकि बहुत सारे देशों ने अपना अपना विकास किया, लेकिन सबसे पहले लिखित और बहुत सारे प्रूफ को इन्होंने ही पेश किया था। तो आइए इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन ही था, तो इसमें जो है बहुत सारे डेफिनेशंस को आज हम लोग समझेंगे। क्योंकि ज्योमेट्री का यानी ज्यामिति का ये समझ लीजिए कि पहला क्लास है आपका। अगर ज्यामिति को आप ठीक तरह से समझना चाहते हैं, ज्योमेट्री को ठीक तरह से समझना चाहते हैं, तो यही क्लास आपका परफेक्ट है। यही से आप शुरू कीजिए। और ज्योमेट्री जो बच्चों को बहुत भारी लगता है, उसका प्रमेय देख के, थ्योरम्स देख के दिमाग चकराने लगता है। अगर आप यहाँ से और इसके बाद के सारे वीडियो को देखते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आपको ज्योमेट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, सबसे पहला हम लोग यहाँ पर डेफिनेशंस देखने जा रहे हैं। और डेफिनेशन को देखिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ के याद कीजिएगा। अगर डेफिनेशन, बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं चैनल पे, कहेंगे डेफिनेशन से क्या मतलब है, सीधा आप प्रॉब्लम बनाइए। नहीं, डेफिनेशन आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। अगर आप मैथमेटिक्स से हायर क्लास, मैथमेटिक्स हायर क्लास में जाएंगे, बीएससी में जाएंगे, एमएससी में जाएंगे, और भी सब कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ डेफिनेशन आपका बेस रहेगा। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स जो है डेफिनेशन पर ही टिका हुआ है। इसीलिए डेफिनेशन से रिश्ता जोड़िए, है ना, रिश्ता तोड़िए मत। तो सबसे पहला जो है आपका एक स्टेटमेंट हम लोग किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझें, जिसको हिंदी में हम लोग कथन कहते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए सेंटेंस which can be judged to be true or false is called statement। अब देखा जाए, इसको हिंदी में समझिए कि एक ऐसा वाक्य जिसको जज जब हम करते हैं, तो या तो उसको ट्रू बोल सके, सत्य बोल सके, या तो फॉल्स बोल सके, असत्य बोल सके, तो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जांपल्स दे सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए, इसको हम चार भुजा वाले साइड को ले लिए, तो इसको ऐसे भी लिख दे दिए तो अच्छा रहेगा। क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये जो है आपका फॉल्स हो गया। कहने का मतलब जिसको हम ट्रू या फॉल्स में जज कर सकते हैं, और ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ऐसे सारे वर्ड जो है दुनिया में बहुत सारे हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। अब देखिए, मैं खाता हूँ, मैं सुबह जो है देर से उठता हूँ, मैं डेली जो है उठकर कभी घूमने जाता हूँ, कभी घूमने नहीं जाता हूँ, तो ये सब जो है आपका सेंटेंस नहीं है, सॉरी स्टेटमेंट नहीं है। समझ गए ना? घर में जो आप झगड़ा उगड़ा करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, तो वो सारे जो है स्टेटमेंट नहीं होते हैं। उसमें से कुछ कुछ स्टेटमेंट आप भी यूज करते हैं। आप देखेंगे कि अगर उसका जवाब ट्रू या फॉल्स में दे सके तो उसको हम लोग स्टेटमेंट कह देंगे।
इसके बाद हम लोग ये समझें इसमें कि एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होता है। पोस्टुलेट्स क्या होता है? अब देखिए एक्सियम और पोस्टुलेट जो है दूसरा चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। एक्सियम और पोस्टुलेट जो है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ के तरह है, यूनिवर्सल ट्रूथ के तरह है ना, सार्वभौमिक सत्य, पूरी दुनिया में जो सत्य है। जैसे मान लिया जाए कि यह बात सत्य है कि सूरज जो है पूरब में ही उगता है आपका, और पेड़ पौधे जो है जमीन पर ही उग सकते हैं, है कि नहीं, जहां मट्टी मिलेगा पेड़ पौधे जो है मट्टी पर ही उग सकते हैं। और उसके बाद पेड़ पौधे की पत्तियां जो है खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है। तो ये सारे क्या हो गए आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। अब यूनिवर्सल ट्रूथ तो ये हो गया भाई आम जिंदगी वाली बात हो गई। अब यहां पर मैथमेटिक्स में ऐसा कौन कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है, हालांकि उसका नाम जो है आपका क्या है, एक्सियम या पोस्टुलेट्स है। तो इस एक्सियम या पोस्टुलेट्स के बारे में थोड़ा सा हम डेफिनेशन देखेंगे और तब इसके बाद इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस दोनों के बारे में इतना ही जाना जाए कि यह जो है बेसिक फैक्ट्स होता है विच इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स विदाउट प्रूफ। तो मैथमेटिक्स में जो है कुछ बेसिक फैक्ट्स हम लोग यूज करते हैं जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे बेसिक फैक्ट्स को हम लोग एक्सियम या पोस्टुलेट कहते हैं। तो बेसिक फैक्ट्स कौन कौन से हैं, किस तरह के बेसिक फैक्ट्स होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ये समझ लें कि आखिर हम लोग कैसे बेसिक फैक्ट्स को हम एक्सियम कहेंगे और किस तरह के बेसिक फैक्ट को हम लोग पोस्टुलेट कहेंगे। तो इसके अंतर को समझ लीजिए। यहाँ जो आपका एक्सियम है, एक्सियम्स जिसको हम लोग अभिगृहित कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। ओके, इसको याद रखना है। और यह जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स जिसको हम लोग अभिधारणाएं हिंदी में कहते हैं, अभिधारणाएं कहते हैं हम लोग। अब देखिए इस दोनों में अंतर क्या है। एक्सियम में जितने भी बेसिक फैक्ट आएंगे, क्या आएंगे, बेसिक फैक्ट, तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स, और इसमें भी जो भी बेसिक फैक्ट्स आएंगे क्या अंतर होगा, ये बेसिक फैक्ट्स और ये बेसिक फैक्ट में अंतर होगा कि इसका यूज जो है हम लोग मैथमेटिक्स में हर एक जगह कर सकते हैं, मैथ्स में हम लोग हर एक जगह कर सकते हैं। लेकिन अभिधारणा का जो उपयोग है मैथ्स के सिर्फ ज्योमेट्री में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, ज्योमेट्री में कर सकते हैं, यानी कि ज्यामिति में कर सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बेसिक फैक्ट्स ऐसा हो जिसका उपयोग हम लोग सिर्फ ज्योमेट्री में कर सकें, और ज्योमेट्री भी मैथ्स का ही हिस्सा है, तो वैसे बेसिक फैक्ट्स को हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। अब ऐसा बेसिक फैक्ट्स जिसका यूज मैथ्स में हम कहीं भी कर सके, अलजेब्रा में भी जरूरत पड़ा तो वहीं भी कर दिए, मेंसुरेशन में जरूरत पड़ा तो वहां भी कर दिए, और जितने भी चैप्टर है, पोलिनोमियल में जरूरत पड़ा यानी बहुपद में जरूरत पड़ा तो उसमें भी कर दिए। तो हर एक चीज, हर एक चैप्टर में हम लोग को जरूरत पड़ा तो इस बेसिक फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। और इस बेसिक फैक्ट्स को, ऐसे बेसिक फैक्ट्स को हम लोग एक्सियम कहते हैं। अब देखिए एक चीज और समझिए कि जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, अब यहां पर ये एक्सियम का जो बेसिक फैक्ट्स होगा इसका उपयोग हम ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं भैया। ये तो बोल रहा है कि सब चैप्टर में आप कर सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि सिर्फ ज्यामिति में कर सकते हैं, ज्योमेट्री में आप कर सकते हैं पोस्टुलेट्स का उपयोग। तो यहां पर एक चीज समझने वाली बात यह है कि सारे पोस्टुलेट्स को हम एक्सियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सारे पोस्टुलेट्स को एक्सियम भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्सियम को हम पोस्टुलेट्स नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखा जाए कि एक्सियम में जो चीज आता है, एक्सियम में ज्योमेट्री भी इंक्लूड है, पोस्टुलेट में ज्योमेट्री भी इंक्लूड है। मान लिया जाए कि इसमें पोलिनोमियल भी इंक्लूड है ना,
पोलिनोमियल में भी कुछ बेसिक आ गया, बहुपद में कुछ बेसिक टर्म आ गया। तो बहुपद भी उसमें है, लेकिन बहुपद वाला तो बेसिक फैक्ट्स इसमें नहीं है। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग पोस्टुलेट्स को एक्सियम बोल सकते हैं, लेकिन सारे एक्सियम जो हैं आपके पोस्टुलेट्स के तहत नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सुविधा के लिए क्या करेंगे, बेसिक फैक्ट्स जितने भी मिलेंगे हमको, जितने भी बेसिक फैक्ट्स मिलेंगे सबको हम लोग एक्सियम ही कह देंगे। ठीक है, एक शब्द को लेकर हम लोग काम चला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एक्सियम आपका क्या क्या होता है, यूक्लिड ने किसे किसे एक्सियम को माना। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक इमेज। तो ये जो सारे आपके दिख रहे हैं, ये आपका यूक्लिड का एक्सियम्स हैं। तो इसमें सबसे पहला कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स। कहता है कि अगर एक चीज जो है ये आपका एक कोई चीज है और यह इसके बराबर है, और यह पहला चीज और यह तीसरा चीज जो भी है, तीसरा नंबर का जो भी चीज है, तो यह आपका दूसरे के ही बराबर है। कहने का मतलब ये भी आपस में बराबर है और ये भी आपस में बराबर है। तो निश्चित रूप से यह पहला नंबर जो है तीसरे नंबर के बराबर होगा। यही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यही सेम थिंग हो गया। तो आर इक्वल टू वन अनदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, इसमें कहता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। अगर कोई दो चीज आपका इक्वल है, जैसे मान लीजिए x जो है y के बराबर है, अब इसमें हम इक्वल चीज ऐड कर दें तो यह जो है आपका दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। अब इसका एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 5 इक्वल टू 5 होता है, आप +4 कर दिए +4 कर दिए, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तीसरा नंबर कहता है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर मान लिया जाए कि 5, ये तीसरा नंबर एक्सियम में कहता है कि दो इक्वल चीज हैं और दोनों इक्वल चीज में हम इक्वल चीज को माइनस कर दें तो ये क्या रह जाता है, इक्वल ही रह जाता है। और चौथा नंबर आपका एक्सियम क्या कहता है, थिंग्स कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर एक चीज जो है दूसरे चीज के को कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड करने का मतलब क्या हो गया ना, कहने का मतलब कि यह जो पहला लाइन है दूसरे लाइन को पूरी तरह से ढक ले, है ना, आच्छादित कर ले, तो इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोइंसाइड कहते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर इसमें कहता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब क्या है कि एक डंटा है आपके पास, ठीक ना, ये डंटा है और इस डंटा को आप तोड़ दिए, एक डंटा आपका ये हो गया और ये एक डंटा जो है आपका दो डंटा बन गया आपके पास। समझ गए बात को। अब देखा जाए कि यह जो पार्ट है आपका इससे हमेशा छोटा है भैया, ये बड़े वाले से हमेशा छोटा है, और यह दूसरा जो टुकड़ा है यह भी आपका छोटा है, इस बड़े वाले से छोटा है। तो वही बोल रहा है ये द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये सब क्या हो गया, पार्ट हो गया, और ये पूरा जो है हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसके बाद कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर चीजों को हम डबल कर दें, इक्वल थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स, सेम थिंग को अगर डबल कर दें तो क्या होगा, डबल करने पर भी वह इक्वल आएगा। क्लियर है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास भी 5 टॉफी है, मेरे पास भी 5 टॉफी है, और आपका भी डबल हो जाए जादू से, अब मेरा भी डबल हो जाए, तो क्या होगा, दोनों के पास सेम ही रहेगा ना, 10-10 ही हो जाएगा ना। तो वही चीज ये बोल रहा है आपका। इसके बाद 7 नंबर में कहता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ पर 10-10 टॉफी हम लोगों को हो गया। अब क्या किए कि कुछ जो है उसमें उसका हाफ कर दिए,
यानी कि आधा 10 टॉफी मेरे पास भी, तो 5 हम भी अपने छोटे भाई बहन को दे दिए, आप भी 5 अपना छोटा भाई बहन को दे दिए, तो क्या बचा, हाफ ही ना कर दिए, आधा बांट दिए, हम भी आधा बांट दिए, तो क्या बचा 5-5। तो वही कहता है, और तो वह भी हम दोनों का क्या है, इक्वल ही होगा। तो ये सारे जो है आपके एक्सियम्स हैं, और ये जितने भी एक्सियम्स आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इसका इस्तेमाल आप अपने आम जिंदगी में भी करते हैं, और इसको देखकर आप कुछ समझते भी होंगे कि हाँ भाई ये सारे चीज़ जो है आपका ठीक है। और इसका जो उपयोग है, अगर आपको ज़रूरत पड़े मैथमेटिक्स में, कहीं भी कर सकते हैं। वैसे भी इक्वेशन को सॉल्व करने में इसका उपयोग आप ज़रूर करते होंगे। अब हम लोग देखते हैं, इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख के आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखें यूक्लिड के पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ने जो है 5 पोस्टुलेट्स ही दिए थे, और ये पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है क्या, कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। तो हालांकि कुछ डेफिनेशंस और भी बचे हुए हैं, इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन पढ़ेंगे और भी बहुत सारे चीज़ों का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन, पहला पोस्टुलेट इसका कहता है क्या, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन आप खींच सकते हैं। ये आपका पोस्टुलेट्स हो गया, जिसको हम लोग अभिधारणाएं कहते हैं। और दूसरा नंबर ये कहता है कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली। अब देखा जाए, एक टर्मिनेट लाइन, टर्मिनेट कहने का मतलब इधर से भी अंत हो गया और इधर से भी अंत हो गया, है ना। ये इसको हम लोग लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं। अब इसको जो है आप बढ़ा सकते हैं, इन्फिनाइटली बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। और तीसरा नंबर ये कहता है आपका कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप जो है सर्कल किसी भी रेडियस का बना सकते हैं, यानी कि छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं। तो रेडियस उसका बड़ा हो जाएगा, रेडियस उसका बड़ा हो जाएगा, रेडियस उसका बड़ा हो जाएगा। जैसा रेडियस लीजिए वैसा सर्कल बन जाएगा, और कहीं भी आप सेंटर ले सकते हैं। यही छोटा सा बात को ये बोल दिया, तो यूक्लिड का पोस्टुलेट्स हो गया, यूक्लिड जी का इतना नाम हो गया। आप भी कुछ इन्वेंशन कर दीजिए, आपका भी कुछ ना कुछ नाम हो ही जाएगा। इसके बाद 4 नंबर कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल हैं सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आप घर में ही अगर बैठे हुए हैं, तो 2 दीवार के बीच का एंगल आप देखिए, आप छत और दीवार के बीच का एंगल देखिए, पूरब साइड में देखिए, पश्चिम साइड में देखिए, सभी जगह जो है एंगल जो होगा वहाँ पे 90 डिग्री ही होगा। तो जितने भी राइट एंगल हैं, यानी कि समकोण हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद देखा जाए 5 नंबर कहता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन। अब इसको हमें समझा रहा हूँ, है ना, इसको पढ़ के आप देखिएगा कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, समझ रहे बात को, और एक लाइन इस पर आ रहा है, तो ये जो है इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, आपका इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। अब क्या किए हम लोग, इधर वाले इंटीरियर एंगल का भी वैल्यू कुछ ना कुछ मान लेते हैं। यह आपका 80 है, और यह आपका 100 है, यह आपका 180, यह आपका 100 हो गया, बड़ा है चलिए, और ये 110 है, और ये आपका 70 है। क्लियर है। तो अब क्या किए हम लोग, इस दोनों को ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद 150 डिग्री आया, और इधर ऐड करते हैं तो 210 डिग्री आता है। इसको समझिए। अब मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, है ना। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक ए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, है ना, then the straight line if produced infinitely meet on the
साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल। अब देखा जाए कि इस इंटीरियर एंगल का सम जो है 2 राइट एंगल कहने का मतलब हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री से यह छोटा है और यह 180 डिग्री से यह बड़ा है। तो जिस साइड जो है आपका है ना 180 डिग्री से छोटा है, जिस साइड 180 डिग्री से छोटा होगा उस साइड अगर आप बढ़ाते हैं इसको तो ये कहीं ना कहीं जाके जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके जरूर मिलेगा। अगर इधर बढ़ाते हैं तो ये कभी नहीं मिलेगा एक दूसरे से। तो यही बात वो बोल रहा था। अब ऐसा हो जाए कि इधर भी 180 हो जाए, इधर भी 180 हो जाए, तो दोनों लाइन कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये 5 नंबर का पोस्टुलेट ऐसा पोस्टुलेट है जो कि बहुत सारे टर्म को डिफाइन भी करता है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट देता है। अभी तो हमने आपको सिर्फ एक तरह का कॉन्सेप्ट दिया है, इसके बाद हम लोग और भी इसमें जानेंगे आगे चल के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और भी परिभाषाओं यानी डेफिनेशंस को जान लेते हैं। जैसे कहा जाए कि थ्योरम किसको कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग प्रमेय कहते हैं। तो थ्योरम हम लोग कहेंगे कि द स्टेटमेंट विच रिक्वायर प्रूफ, एक ऐसा कथन जिसको प्रूफ करने की जरूरत होती है, थ्योरम होता है। अगर अब ये बात समझ में आ गई कि अब क्लास में जो है सर कहेंगे चलो थ्योरम लिखो, तो आपको इतना सा समझ में आ जाना चाहिए कि अब तो गए काम से, क्योंकि थ्योरम लिखाने का मतलब ही हुआ कि जो चीज़ लिखाएंगे भाई उसका प्रूफ लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। क्लियर है? तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक शब्द आपका आएगा, कॉलरली भी आएगा। तो कॉलरली क्या होता है? कॉलरली, तो इसमें हम लोग ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको थ्योरम की मदद से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा हम लोग को नहीं लिखना पड़ता है, थ्योरम का वहाँ प्रूफ दिखाना नहीं पड़ता है। थ्योरम को यूज करके हम डायरेक्ट उसका प्रूफ दिखा सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस ए स्टेटमेंट विच ट्रूथ कैन बी इजीली डिड्यूस्ड फ्रॉम द थ्योरम इज कॉल्ड कॉलरली। तो आइए इसका डेफिनेशन भी हम लोग देखते हैं। तो इसे हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि थ्योरम क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम, एक कथन जिसे इसके बाद कॉलरली का इंग्लिश क्या होता है अभी हमको पता नहीं है, ये माफ करेंगे, हिंदी क्या होता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन जैसे आप कहीं बुक में हमको मिलेगा तो आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ए स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द थ्योरम इज कॉल्ड कॉलरली। तो कॉलरली में क्या होता है कि जिसको हम लोग प्रूव करते हैं किसी थ्योरम की मदद से। कहने का मतलब कि एक कथन या साध्य, कथन जिसको हम लोग हिंदी में साध्य कहते हैं, जिसे है ना प्रमेय की सहायता से सत्यापित किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है। क्या कहते हैं हम लोग? कॉलरली कहते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें एक चीज़ और समझ लें आप लोग, ये ट्रूथ का मतलब क्या होता है? ट्रूथ का मतलब होता है, ट्रू ही नहीं होता है, ट्रू और फॉल्स दोनों होता है। ट्रूथ कहने का मतलब कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो वहाँ पर वह ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ट्रू मतलब सत्य, फॉल्स मतलब गलत। तो ये ट्रूथ और ये ट्रू और ये फॉल्स में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया। ट्रूथ कहने का मतलब कि ये दोनों ट्रू या फॉल्स दोनों उसमें मिला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जाने, जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट के बारे में यह कहा जाता है, पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट
लोकेशन। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि यह पॉइंट जो होता है आपको एग्जैक्ट लोकेशन देता है। जैसे यहाँ पर हम पॉइंट डाल दिए, तो ये पॉइंट जो है आपका इस बीच में जो दिख रहा है पॉइंट, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है। अब 2-4 घंटा के बाद भी घूम के आएंगे तो ये पॉइंट क्या है भाई, एग्जैक्ट लोकेशन है। यहाँ पे पॉइंट डाले हैं तो यही पॉइंट है आपका, ये आपका खिसक नहीं सकता है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है। क्लियर है? तो ये आपका पॉइंट होता है। अब दूसरा नंबर हम लोग जाने कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रेखा खंड कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब देखिए हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसे लिख लेंगे कि एक सीधी पथ, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी पथ को हम लोग लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद आप लोग जाने कि रे हम लोग किसको कहते हैं। तो रे हम लोग किसको कहते हैं, व्हेन ए लाइन सेगमेंट extended infinitely in one direction। अगर आप किसी भी लाइन सेगमेंट को बढ़ाते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो वह जो है आपका रे कहलाता है। जैसे देख लीजिए कि ये आपका एक लाइन सेगमेंट है ए से लेकर बी तक। अब इधर हमने बढ़ा दिया, बहुत दूर तक बढ़ा दिया, और बहुत दूर तक बढ़ा दिया ये हमको कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ पर एरो डाल दीजिएगा ना, तो इसका मतलब ही होता है कि यह बहुत दूर तक बढ़ा हुआ है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं। अब हम लोग बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे तो कैमरा से बाहर चले जाएंगे, तो कैमरा से बाहर नहीं जाना है, तो आपको भी अपनी कॉपी से बाहर नहीं जाना है। तो शॉर्ट तरीका क्या है कि भाई ये बढ़ते जा रहा है, कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर एरो डाल दीजिए और इधर जो है कुछ मत डालिए। तो ये इसी को हम लोग रे कहते हैं। अब इस रे का नाम ए बी है, और ऊपर पे इस तरह से हम लोग एगो तीर डाल देंगे तो ये रे का नोटेशन हो जाएगा। अगर ए बी पर हम लोग सिर्फ एक लाइन डाल दिए, क्या डाल दिए, एक लाइन डाल दिए, जैसे देखिए ए बी हमने लिखा और एक सिर्फ इस तरह से लाइन डाल दिए, है ना, तो ये लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है। उसी तरह से ये रे हो गया। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट लाइन सिर्फ आता है। लाइन हम लोग किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखा कहते हैं। तो इसी चीज को आप लोग लिख लीजिएगा कि व्हेन ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनफिनाइटली ऑन बोथ साइड्स, है ना, ऑन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अगर हम किसी लाइन को बढ़ाते हैं, मतलब लाइन सेगमेंट को बढ़ाते हैं, तो वो हमको क्या दे देता है भाई, रेखा दे देता है, लाइन दे देता है। अब देखा जाए कि यह ए बी को अगर इस तरह से इधर भी बढ़ा दिए, उधर भी बढ़ा दिए, तो ये हमारा लाइन हो गया। जैसे अब एग्जांपल समझिए, ये आपका जो है यह लाइन सेगमेंट है, यानी कि रेखाखंड है। यह दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी पथ को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। क्या किए कि इसको इधर भी बढ़ाते चले गए और इधर भी बढ़ाते चले गए, और यह एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये बढ़ते जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग कुछ और भी डेफिनेशन जान लें। इसके बाद हम लोग जाने कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। हालांकि कोलिनियर पॉइंट्स हो गया आपका, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, और कंकरेंट लाइन हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग आगे भी जाके पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे भी जाके पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि आगे जो है आपको फट से याद आ जाए। तो यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं संरेखी बिंदुएं।
अब देखिए, इसको खाली समझ लीजिए कि अगर 2 या 2 से 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया, जैसे सी हो गया, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करे। ये अब देखिए, इसको हिंदी में बढ़िया से लिख लीजिएगा डेफिनेशन। मैं बोल रहा हूं, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही लाइन पर हो तो वैसी बिंदुओं को संरेखी बिंदु कहते हैं। When 3 or more than 3 points lies on the same line, then that points are called कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? इसके बाद हम लोग जान रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोग किसको कहते हैं? जिसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब इंग्लिश वाले को जो है बड़ी दिक्कत होगा, बहुत इंग्लिश वाला तो बोल भी नहीं सकेगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब क्या होता है कि अगर एक लाइन और दूसरा लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट हो तो वैसे लाइन को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। रेखाओं को हम लोग प्रायः इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, है ना। जब दो रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर मिलती हो तो वैसी रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब ऐसे नहीं डिफाइन कर दीजिएगा आप लोग, अब दो रेखा एक दूसरे को काट देता है तो हम उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ऐसे नहीं बोलना है। जब दो रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या इसका उभयनिष्ठ बिंदु जो है एक ही हो, कॉमन पॉइंट क्या हो, एक ही हो, तो इसको हम लोग intersecting lines कहते हैं। When two lines in such a way their common points is only one, है ना, is called intersecting lines। यानी कि दो लाइन इस प्रकार से हो कि उसका कॉमन यानी उभयनिष्ठ पॉइंट जो है एक ही हो तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, टू लाइंस हैविंग ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद हम लोग जाने कनकरेंट लाइन क्या होता है। कनकरेंट लाइंस क्या होता है? तो कनकरेंट लाइन में कहता है कि अगर बहुत सारे लाइन एक ही बिंदु से होकर गुजरती हो तो ऐसे लाइन को हम लोग कनकरेंट लाइन कहते हैं। जैसे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, यह पांचवा लाइन या छठा लाइन, 6 गो लाइन जो है कनकरेंट है। कहने का मतलब एक ही बिंदु से गुजर रही है। 3 और मोर लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए सेम पॉइंट, 3 और मोर लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए सेम पॉइंट, है ना, इज सेड टू बी कनकरेंट लाइन। अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक ही बिंदु पर कटती हो तो उसको हम लोग कनकरेंट लाइन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाया जाएगा, बेसिक चीज़ जो पढ़ाया जाएगा, वह बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद भी जितने भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा। ये बेसिक चीज़ को पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है और इस पे हम इसलिए जोर डालते हैं कि बेसिक अगर आपका ठीक रहेगा ना तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। अभी तो आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, अभी तो आप किसी के बेटा या बेटी है, जब आपके भी बेटा बेटी हो जाते हैं तो उस समय तक भी आपको ये काम देगा अगर बेसिक नॉलेज आपका मजबूत है तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। और आइए हम लोग इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।